गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसे पढ़ा कि किस तरह से जो है अफ्रीका से लोग अलग अलग हिस्सों में गए और फिर यहाँ एशिया से लोग किस तरह से जो है ये है बेरिंग स्ट्रेट जो कि समुद्र का बिल्कुल पतला सा भाग है। यहाँ पर दो लैंडमास के बीच में, एक ये है अलास्का, दूसरा है रूस का साइबेरिया का इलाका। और यहीं से जो है क्रॉस होकर के यहीं से पार करके इस बेरिंग स्ट्रेट को, बेरिंग जलसंधि मध्य को, जो नेटिव्स है वो अमेरिका में पहुंचे। अमेरिका में वो किस तरह से जो है यहाँ पे आए और यहाँ से फिर आगे कैरिबियन आइलैंड्स जो है, ये द्वीप समूह जो है, इससे होते हुए ये दक्षिण अमेरिका में चले गए। दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ऐसे ही गए थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी अध्याय के अंदर। अब तक जो हमने पढ़ा कि किस तरह से अमेरिका के अंदर वहाँ के जो लोकल निवासी थे, जो मूल निवासी थे, उनको लगातार विस्थापित किया जा रहा था। इस विस्थापन के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम रह गई थी। और जब दूसरी जगह उनको भेज दिया जाता था, अगर वहां पे कोई मिनरल निकल जाता था या कोई खनिज की प्राप्ति हो जाती थी, तो उनको फिर आगे की तरफ जो है धकेल दिया जाता था। और ऐसा ही एक उदाहरण मिला जब इनको जो है खदेड़ कर जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जब इनको भेजा गया, तो पश्चिम में कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर वहां पे गोल्ड की डिस्कवरी हो गई और सोने की डिस्कवरी होने से वहां सोने की खदानें बनने लगी। और जो यूरोपियंस जो अमेरिका में विस्थापित हुए थे, वो कम समय में अमीर बनने के चाह में लगातार उस इलाके की तरफ जा रहे थे जहां पे सोने की खोज हुई थी। इसी को नाम दिया गया है गोल्ड रश या सोने की होड़। और लगातार वो जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे थे और परंपरागत साधनों से भी जा रहे थे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से जो है बैलगाड़ी के माध्यम से वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे थे। लेकिन क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा महाद्वीप है, तो यहाँ पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम जाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, क्योंकि परंपरागत तरीके से अगर घोड़ा गाड़ी से या बैलगाड़ी से वो जाते थे तो उनको बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था। तो इसलिए क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो उनको जो है नई इन्वेंशंस करनी थी कि किस तरह से कम समय में पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम में पहुंच सकते हैं। इसी दौरान यूरोप के अंदर महत्वपूर्ण खोज जो है उस टाइम हुई थी कुछ, और कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार भी उस टाइम पे किए गए थे। और उनमें से एक महत्वपूर्ण जो आविष्कार था इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद, वो था भाप के इंजन की इन्वेंशन। भाप के इंजन की जो है, इंजन का जो आविष्कार किया गया, वो एक महत्वपूर्ण आविष्कार था जो कि थॉमस सेवरे ने किया था। बाद में इसमें लगातार और सुधार किया गया और जेम्स वॉट ने एक बहुत ही कामयाब भाप का इंजन बनाया था। अब इस भाप के इंजन से जो है रेलगाड़ी को भी चला सकते थे, बड़े बड़े जहाज भी जो है उससे प्रोपेल किए जा सकते थे, वो उससे चलाए जा सकते थे। और इसी भाप के इंजन की मदद से यातायात के साधनों में भी बहुत ज्यादा जो है विकास देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी जो है भाप के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी है, क्योंकि भाप का इंजन उस टाइम पे जो है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जो कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट या हर देश इस्तेमाल करना चाहता था। क्योंकि ये यूरोप से लोग आए थे, तो अपने साथ इस आविष्कार को भी जो है अमेरिका में ले आए और बड़ी तेजी से यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का काम किया गया, ताकि पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम जाने में आसानी हो सके। और यहाँ पर जो भी यूरोपियंस आते थे, बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा अमीर वो बन रहे थे, इसीलिए बाकी यूरोपियंस भी अट्रैक्ट हो रहे थे कि वो भी इस कॉन्टिनेंट में जाकर के बसे, जहां वो कम समय में काफी अमीर बन सकते थे। और इसी दौड़ को जो है सोने की दौड़ या सोने की होड़ कहा जाता है, गोल्ड रश कहा जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये किस तरह से भाप से चलने वाली रेलगाड़ी का प्रयोग जो है अमेरिका में किया जा रहा है। और यहाँ पर ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये इधर जो दिख रहे हैं ये यूरोपियंस हैं जो अभी अभी विस्थापित होकर के अमेरिका में आए थे। बीच में समुद्र दिखा रहा है, तो ये चित्र एक सिंबॉलिक है, एक दिखाया गया है कि किस तरह से जो है न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में फर्क था। ओल्ड वर्ल्ड हम बोलते हैं पुराने जो कॉन्टिनेंट थे, यूरोप, अफ्रीका और एशिया को। तो यूरोपियन जो लोग थे वो ओल्ड वर्ल्ड से थे, और जो अमेरिका के जो लोग थे, दे वर कॉल्ड द पीपल ऑफ न्यू वर्ल्ड। उनको जो है नए वर्ल्ड के लोग कहा जाता था, नई दुनिया के लोग कहा जाता था। तो इसमें जो नई दुनिया के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो इस साइड दिखाई दे रहे हैं जो ये सूट बूट में है, और जो ओल्ड लोग हैं वो भिखारी किस्म के, जो काफी गरीब इसमें जो है दिखाए गए हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से गरीब लोग
जो है अमेरिका में अमीर बनने की चाह में लगातार जो है विस्थापित हो रहे थे। और यहाँ पे रहने वाले जो लोग जो थे वो भी उनका वेलकम करते थे, क्योंकि यहाँ पे जमीन की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से उनका लगातार वेलकम किया जा रहा था और लगातार लोगों का आना इसमें चल रहा था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि सोने की होड़ और उद्योगों का विकास कैसे हुआ। सोने की होड़ से औद्योगिकरण हुआ, नई नई इन्वेंशंस की यहाँ पे जरूरत पड़ी, नई नई चीजों की जरूरत पड़ी, क्योंकि पूरे महाद्वीप पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेनली ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, एक यातायात के साधन की जरूरत थी, जिससे कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। उत्तरी अमेरिका में रेलवे उपकरण बनाने के लिए फिर उद्योग लगाए गए। तो जैसा कि हमने अब तक पढ़ा, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चैप्टर था उसमें यह था कि इंग्लैंड के अंदर रेलवे जो था वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के आने की वजह से आया, यानी लोह इस्पात का उद्योग पहले लगा और यातायात के साधन बाद में विकसित हुए। लेकिन यहाँ उल्टा था, यहाँ पर यातायात के साधनों की वजह से लोह इस्पात उद्योग लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोहे की जरूरत थी, बड़ी मात्रा में लोहे की जरूरत थी। और इस वजह से यहाँ पर उपकरण बनाने के लिए लोहे का जो है निर्माण करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए नए नए उद्योग विकसित किए गए और उनमें लोहे की जो है लोहे के संयंत्र सबसे ज्यादा लगाए गए और बड़े पैमाने पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो था वो उत्तरी अमेरिका में हुआ। बड़े पैमाने पे कृषि मशीनरी का प्रयोग होने लगा, क्योंकि खेतों का साइज बहुत बड़ा था। एवरेज जो अमेरिकन जो था, एक औसत जो अमेरिकन था, उसके पास बहुत बड़ा ही एक जमीन का टुकड़ा होता था, जिसके अंदर हाथों से काम करना संभव नहीं था। और अभी भी वहां पे अभी तक भी जो मैक्सिमम वर्क होता है, जो ज्यादातर काम होता है वो मशीनों से होता है, क्योंकि वहां पे एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, विस्तृत खेती होती है। और इसी विस्तृत खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कृषि उपकरणों की जरूरत थी, और ये कृषि उपकरण भी लोहे से बनने वाले थे। तो इसलिए इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन उपकरणों को बनाने की फैक्ट्री लगाई गई और लोहे की फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा लगाई गई, ताकि लोहे की जरूरत को अमेरिका के अंदर ही पूरा किया जा सके। और इसी औद्योगिकीकरण की वजह से कई इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप हुए, कई औद्योगिक शहर डेवलप हुए, जहां पर ये कारखाने लगे होते थे और यहाँ पर काम करने वाली जनसंख्या भी उसी शहर के आसपास रहेगी। ज्यादा जनसंख्या वहां रहेगी तो वहां पर स्कूल कॉलेज हर तरह की जो है सुविधा विकसित होगी, बैंकिंग की सुविधा विकसित होगी, और धीरे धीरे उद्योग के आसपास एक बड़े शहर का निर्माण इस वजह से हो जाता है। इनको औद्योगिक शहर कहते हैं। और ऐसे औद्योगिक शहर जो थे अमेरिका में काफी संख्या में विकसित हो गए। जैसे कि डेट्रॉइट एक प्रमुख औद्योगिक शहर है अमेरिका का, वो ऐसे ही डेवलप हुआ है। 1890 में संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर गया। तो आप देख सकते हैं कि जहां ब्रिटेन को या बाकी यूरोपीय देशों को एक औद्योगिक शक्ति बनने में बहुत लंबा समय लग रहा था, बहुत ही लंबा समय लगा था, लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ बहुत ही कम समय में एक बड़ा औद्योगिक जो है राष्ट्र बन गया था। औद्योगिक क्रांति वहां पे बहुत जल्दी आई थी, और इसका मुख्य कारण था कॉन्टिनेंट का बड़ा होना, और उसके लिए यातायात के साधनों की जरूरत थी। इस वजह से बड़ी ही तेज गति से यहाँ पर यातायात के साधनों का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर फैक्ट्री जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी लगाई गई और औद्योगिकरण भी इसका बहुत ही फास्ट हुआ। एक यूरोपियन जो यहाँ पे माइग्रेट हुआ था, वो यूरोप की और अमेरिका की स्थिति को कंपेयर या उनकी तुलना करके कहता है कि पुराना वर्ल्ड वॉज मूविंग ऑन अ स्नेल स्पेस, कि पुराना जो वर्ल्ड यानी कि यूरोप जो था उसकी जो तरक्की थी वो कछुए की गति से हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की जो गति थी, अमेरिका की जो स्पीड थी औद्योगिकीकरण की, वो एक एक्सप्रेस की स्पीड थी, काफी तेज गति से यहाँ पे औद्योगिकीकरण हो रहा था। अब आता है प्राचीन मनुष्य आदिम पशु के साथ लुप्त हो जाएगा। ये कहावत वहां पे चल रही थी उस टाइम अमेरिका। यहाँ पे प्राचीन मनुष्य की अगर हम बात करें तो प्राचीन मनुष्य कौन था? प्राचीन मनुष्य यहाँ पे जो रेफर करता है, यहाँ पे जो इशारा करता है, वो करता है यहाँ के लोकल लोगों की तरफ, नेटिव लोगों की तरफ, कि नेटिव लोग जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आदिम पशु जो यहाँ पे पशु थे, खासकर वाइल्ड बाइसन यानी जंगली भैंसा, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलता था, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि अब यूरोपियंस जो थे यहाँ के पशु संसाधनों को खत्म करने में लगे हुए थे, जंगली
जो पशु थे उनको खत्म कर रहे थे, क्योंकि वो उनके खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे। उसके साथ यहाँ के जो लोग जो थे उनको भी लगातार खत्म किया जा रहा था, जानबूझ के भी उनको मार दिया जाता था। इसके अलावा उनके जो मरने के मुख्य कारण था लगातार डिस्प्लेसमेंट था, एक जगह से दूसरी जगह उनको जो विस्थापित किया जाता था उसमें बड़ी संख्या में वो मर जाते थे। एक कारण जो सबसे बड़ा कारण था उनकी संख्या कम होने का, वो था डिजीज, बीमारी, जो यूरोपियंस यूरोप से अपने साथ अमेरिका में ले आए थे। और उन बीमारियों के फैलने की वजह से, क्योंकि ये अमेरिका एक क्लीन कॉन्टिनेंट था, एक साफ सुथरा कॉन्टिनेंट था, और यहाँ के लोग कभी भी उन बीमारियों के जो है संपर्क में नहीं आए थे, इसलिए उनके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं थी, उनके अंदर वो जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो नहीं थी। और जब भी उनको ये बीमारी लगती थी तो बहुत ही कम समय में उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी की कमी थी। लेकिन यूरोपियंस के अंदर ये इम्यूनिटी पहले से थी, क्योंकि ये इन बीमारियों के संपर्क में बहुत पहले से आते रहे हैं, तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थी उन वायरस के खिलाफ। लेकिन यहाँ के लोगों के पास नहीं थी, जिस वजह से यहाँ के लोग लगातार मरते चले गए, और इस तरह से यहाँ के लोगों की संख्या लगातार कम होती चली गई। इसमें लिखा है जैसे बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार हुआ, विशाल क्षेत्रों को साफ कर दिया गया और उनमें क्या बना दिए गए, खेत, यानी जंगलों को साफ करके खेत बना दिए गए। लगातार अगर हम जंगल को साफ करते रहते हैं तो उससे पशुओं का जो नेचुरल हैबिटाट है, जो उनका प्राकृतिक घर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और प्राकृतिक घर जब जंगली जानवरों का खत्म हो जाता है तो वो ह्यूमन हैबिटेशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, मानवों के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं, और मानव फिर उनको लगातार मारते चले जाते हैं। 1890 तक लगभग बाइसन जो है यहाँ पे समाप्त कर दिए गए थे, क्योंकि ये यूरोपियंस के खेतों को नुकसान पहुंचाते थे। इस प्रकार से स्थानीय लोगों द्वारा सदियों से किया जा रहा शिकार, जो उनका मुख्य शिकार था बाइसन, जिसको वो खाने के लिए इस्तेमाल करते थे यहाँ के लोकल लोग, क्योंकि शिकार पे निर्भर थे, वो शिकार धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इसका जो शिकारी जीवन था यहाँ के लोगों का, वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार लगभग पूरा हो गया, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे अमेरिका पे यूरोपियंस का कब्जा हो गया। और यहाँ पे लगातार जो है यातायात के साधनों का विकास हो रहा था, लगातार नई नई इंडस्ट्रीज लग रही थी और आना जाना काफी आसान हो रहा था। तो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, जिसके बीच में पूरा अमेरिका फैला हुआ है, यहाँ से अटलांटिक से प्रशांत तक का पूरा इलाका यूरोपियंस ने अपने कब्जे में ले लिया, और यहाँ पर कॉलोनीज बसा दी गई, वहां पे अलग अलग बस्तियां बसा दी गई। इसके बाद में यहाँ पर ही इसका जो है विकास नहीं रुका, अमेरिका का विस्तार यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद में ये एक साम्राज्यवादी देश भी बन गया। जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन देशों ने अलग अलग जगहों पे जाकर के अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली थी, उसी तरह यहाँ के लोगों ने भी जो है दूसरे देश जगहों पर जाकर के अपनी कॉलोनीज, अपने उपनिवेश स्थापित किए। जैसे कि प्रशांत महासागर में कुछ आइलैंड ग्रुप्स थे, जिसमें हवाई है, फिलीपींस है, इन पे जाकर के भी इन्होंने जो है अपना उपनिवेश स्थापित किया, और ये भी अमेरिका की अब कॉलोनी बन गए, जैसे कि भारत ब्रिटेन की कभी एक कॉलोनी। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, आदिम मनुष्य और आदिम पशु। आदिम मनुष्य ये हैं जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था, और ये आदिम पशु है जो कि परंपरागत पशु था अमेरिकन महाद्वीप का, जिसको कहते हैं बाइसन, जंगली भैंसा था ये क्योंकि यूरोपियंस की जो बसाए हुए जो खेत थे उनको नुकसान पहुंचाता था, तो इसका बड़े पैमाने पर इसका शिकार किया गया। दूसरा, इसका शिकार इसकी खाल के लिए भी किया गया, जो कि कारखाने में यूज होती थी, चीजें बनाने के लिए यूज होती थी। और ये आदि मनुष्य जो किसी भी सूरत में अंग्रेजों जैसे नहीं लगते, ये मुख्यतः एशियाई लोग थे, जैसा कि इनकी शक्ल से हमें प्रतीत होता है। इनकी रिजेम्बलेंस कुछ मंगोलियड रेस से काफी हद तक मिलती जुलती है, जो कि चाइना और मंगोलिया के इलाके में रहती हैं। तो ये लोग भी धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। और आज जो अमेरिका में हम लोग देखते हैं वो मुख्यतः जो है यूरोप के लोग हैं, या फिर अफ्रीकी मूल के लोग हैं, जो कि कभी दासों के रूप में अमेरिका में विस्थापित जो है यूरोपियंस ने किए थे, क्योंकि उनसे काम करवाना था।